आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि 26/11 के हमले के बाद भारत को देशों का समर्थन मिला क्योंकि हमलावर मारे गए और एक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार विदेश में राजनयिक प्रतिनिधि मंडल भेज रही है और डोजियर तैयार कर रही है, जबकि आतंकवादी फरार हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी की आलोचना के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे इसकी बजाय पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। जयराम रमेश ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को क्लीन चिट किसने दी और उनकी प्रशंसा किसने की। जसवंत सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी ने उनकी प्रशंसा की थी और उन्हें महान नेता कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा निकाली थी और कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ही थे जो नवाज शरीफ के साथ खाना खाने लाहौर गए थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमी ने आज यूएई जाने वाले पहले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दुनिया से जुड़ने के लिए किए गए सभी प्रयासों के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। हालांकि जब पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमला किया तो जिन देशों से हमें समर्थन की उम्मीद थी उनमें से कई हमारे साथ खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसे देश ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। इस संघर्ष से हमें वास्तव में क्या हासिल हुआ? क्या हम पाकिस्तान को इस हद तक कमजोर कर पाए कि वह अब हमारे खिलाफ हमले ना कर सके? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि समस्या अभी भी अनसुलझी है और पाकिस्तान ही एकमात्र चुनौती नहीं है जिसका हमारे देश को सामना करना पड़ रहा है। ईडी ने कर्नाटक में आज एक ट्रस्ट के शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी की है। ये ट्रस्ट कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर चलाते हैं। यह ट्रस्ट कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज चलाता है। ईडी के 2 दर्जन से अधिक अधिकारी बुधवार सुबह करीब 9 बजे बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर तुमकुरू में श्री सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के परिसर पहुंचे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह छापेमारी कुछ साल पहले हुई आयकर छापेमारी का फॉलोअप है या केंद्रीय एजेंसी ने हाल के महीनों में कोई दूसरा मनी ट्रेल खोजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर अधिकारियों ने तब तुमकुरू परिसर से 4.5 करोड़ रुपए और जी परमेश्वर के आवास से 70 लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। तब जी परमेश्वर ने कहा था कि कॉलेज से जब्त की गई नकदी एक किसान से जमीन खरीदने के लिए थी। वहीं अब बुधवार की छापेमारी के कारणों का ईडी की ओर से औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ईडी की इस छापेमारी के लिए भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि अनुसूचित जाति के बड़े नेताओं में से एक और कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के शैक्षणिक संस्थानों पर ईडी की छापेमारी कल होसपेट में 1 लाख एससी और एसटी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने पर भाजपा और मोदी सरकार की हताशा भरी प्रतिक्रिया है। बता दें कि कल कर्नाटक के होसपेट शहर में समर्पण संकल्प रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान 1 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे गए थे। सुरजेवाला ने अपने पोस्ट में बताया कि तुमकुरू में शैक्षिक विकास के लिए सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1979 में और सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1988 में हुई थी। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि इस संस्था की स्थापना के 46 साल बाद मोदी सरकार इसमें गलत कामों की तलाश कर रही है, जबकि कर्नाटक में भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच गृह मंत्रालय और डॉक्टर जी परमेश्वर कर रहे हैं। ईडी के छापे पिछली बीजेपी सरकारों के भ्रष्टाचार को छिपाने और शोषितों की आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने की एक हताशा भरी कोशिश लगती है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 26 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को कहा, ओरछा के इलाके में लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसमें 26 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। कुछ बड़े कैडर के भी माओवादियों के मारे जाने की खबर है। उन्होंने मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तलाशी अभियान जारी है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वेटिकन में पोप लियो ने अभी एक संबोधन दिया है जिसमें उन्होंने गजा में पर्याप्त मानवीय सहायता की अनुमति देने की अपील की है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपनी पहली आम सभा के दौरान पोप लियो ने कहा कि गजा पट्टी की स्थिति दिन ब दिन अधिक चिंताजनक और पीड़ादायक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि मानवीय सहायता को गजा के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। वहां सबसे अधिक पीड़ा बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को हो रही है।
गजा में 20 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। सभी की निगाहें उस जगह पर है जहां ट्रकों को भोजन पहुंचाना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। मंगलवार से ही लोग ट्रकों का इंतजार कर रहे हैं और आज सुबह भी यही स्थिति बनी हुई है। गजा में 11 हफ्तों से भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 100 ट्रकों से भी बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अस्पतालों में जनरेटरों को चलाने के लिए तेल तक उपलब्ध नहीं है और ना ही दवा है। गजा में 25% पानी दूषित और पीने योग्य नहीं है। इसके कारण स्थिति और भयावह हो गई है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा सेवा का कहना है कि रात भर में इस्राएली हवाई हमलों में लगभग 15 लोग मारे गए हैं। इस आंकड़े में उत्तरी गजा के जबालिया में 11 लोग शामिल हैं और 13 अन्य घायल हैं। इसके अलावा एक अन्य हमले में एक बच्चे सहित 2 अन्य लोगों की मौत हुई है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में टिप्पणी और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। प्रोफेसर अली खान को 18 मई को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने स्थानीय निवासी योगेश की शिकायत के आधार पर की थी। हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ 2 समुदायों में नफरत भड़काने की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्टों की विषय वस्तु पर विचार करते हुए जिनके कारण याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध 2 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि संलिप्तता को समझने और ऑनलाइन पोस्ट में प्रयुक्त कुछ शब्दों की उचित व्याख्या के लिए हम हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हैं कि वे एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन करें, जिसमें 3 IPS अधिकारी हों जो हरियाणा या दिल्ली राज्य से संबंध न रखते हों। यह SIT एक पुलिस महानिदेशक या उससे ऊपर के पद के अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगी और अन्य दोनों सदस्य SP या उससे ऊपर के रैंक के होंगे। इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य महिला IPS अधिकारी होनी चाहिए। SIT का गठन 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे कहा कि हमने जमानत के लिए की गई याचिका पर भी विचार किया। बताई गई जांच को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के समक्ष जमानत बॉन्ड्स प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की कुछ शर्तों के अलावा याचिकाकर्ता को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता कोई भी ऑनलाइन पोस्ट या लेख नहीं लिखेगा और उन दोनों ऑनलाइन पोस्टों से संबंधित कोई मौखिक भाषण नहीं देगा जो जांच के अधीन है। उसे भारतीय भूमि पर हुए आतंकवादी हमले या हमारे देश द्वारा दिए गए जवाब संबंधी किसी भी मुद्दे पर राय व्यक्त करने से भी रोका जाता है। याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के समक्ष जमा कराना होगा। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होना होगा और पूरी तरह सहयोग करना होगा। अंतरिम जमानत देने का एक उद्देश्य जांच को सुविधाजनक बनाना भी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खुशदार जिले में बुधवार सुबह एक स्कूल बस पर हुए हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक अन्य लोग घायल हो गए हैं। खुशदार के उपायुक्त यासिर इकबाल दश्ती ने मीडिया को बताया कि विस्फोट सुबह सुबह खुशदार शहर के 0 पॉइंट पर उस समय हुआ जब एक बस शहर के विभिन्न हिस्सों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। उनके अनुसार जब बस 0 पॉइंट पर पहुंची तो उसके पास विस्फोट हुआ। DC खुशदार के अनुसार घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमले की जांच अभी जारी है तथा सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। खुशदार पुलिस स्टेशन के SHO ने मीडिया को बताया कि जिस बस को निशाना बनाया गया वह खुशदार कैंट स्थित एक स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही थी। उन्होंने बताया कि विस्फोट में बस पूरी तरह नष्ट हो गई, जबकि बस के पास खड़ी एक छोटी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोटक उसी छोटे वाहन में थे। उन्होंने कहा कि अभी यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि विस्फोटकों को रिमोट कंट्रोल से विस्फोटित किया गया था या फिर किसी आत्मघाती हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बस में लगभग 40 बच्चे सवार थे। इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्रिटेन ने इसराइल के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत निलंबित कर दी है। ब्रिटेन ने इसराइल के गजा पर ताज़ा सैन्य अभियान की तीखी आलोचना की और इसराइल के राजदूत को तलब करते हुए वेस्ट बैंक पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने गजा में बढ़ती सैन्य कार्रवाई को नैतिक रूप से अनुचित बताया।
ब्रिटेन ने यह कदम इसराइल के नए सैन्य अभियान और गजा में भूखमरी की चेतावनी जारी होने के बाद उठाया है। वहीं इस मुद्दे पर संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की प्रीति पटेल के साथ डेविड लैमी की तीखी बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उधर इसराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी तरह के बाहरी दबाव इसराइल को उसके अस्तित्व की रक्षा करने के रास्ते से विचलित नहीं कर पाएंगे। सीजेआई बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि वकील छुट्टियों में काम नहीं करना चाहते, लेकिन लंबित मामलों के लिए न्यायपालिका को दोषी ठहराया जाता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच उस समय नाराज हो गई जब एक वकील ने गर्मी की छुट्टियों के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सीजेआई ने कहा कि पहले 5 न्यायाधीश छुट्टियों में बैठे हैं और काम करना जारी रखते हैं, फिर भी लंबित मामलों के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। वास्तव में वकील ही छुट्टियों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.